आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, जैसे ही हम इस चैप्टर में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये पेंटिंग दिखती है। अच्छा, ये पेंटिंग का नाम क्या है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अच्छा, पेंटिंग बनाई किसने है? फ्रेडरिक सोरियो ने। देखिए, ये पेंटिंग में है क्या? पेंटिंग में देखिए सबसे पहले नाम में हमें ये ड्रीम दिखता है, तो ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो के ड्रीम को दिखाती है। फ्रेडरिक सोरियो ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां पे मोनार्की कंप्लीटली खत्म हो चुकी है और सभी जो कंट्रीज हैं वो आजाद हो चुकी हैं, उनको हर तरीके से फ्रीडम मिल चुकी है। ये नहीं कि सिर्फ राजा से आजादी मिल गई, उनको थॉट्स एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिल चुकी है, उनको अपना लीडर चुनने की फ्रीडम मिल चुकी है, उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर तरीके की फ्रीडम मिल चुकी है। चलिए देखते हैं इस पेंटिंग में है क्या। पेंटिंग के जरिए जो फ्रेडरिक सोरियो ने अपना ड्रीम दिखाया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पेंटिंग सबसे पहले दो पार्ट्स में है। सबसे पहला है हमारा स्काई पार्ट और दूसरा है लैंड पार्ट। चलिए लैंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पेंटिंग में क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें लैंड पे क्या दिखता है? ये कुछ क्राउन्स दिख रहे हैं और एरिस्टोक्रेसी के रेसिड्यूज, मतलब एरिस्टोक्रेसी के अवशेष दिखते हैं हमें। फिर लोगों की बहुत लंबी सी लाइन जो अलग अलग देशों के झंडे हाथ में लेकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका वाला स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है, उस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रेडरिक सोरियो ने एक रेफरेंस की तरह लिया है जो कि लिबर्टी को शो करता है, जो आजादी को, फ्रीडम को शो करता है। ठीक है, अब ये लोग क्या है? देखिए, ये जितने भी कंट्रीज के लोग हैं वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज शो कर रहे हैं, अपनी मतलब नमन कर रहे हैं। देखिए, इस चीज का मतलब क्या है? ये जो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, इस चीज का मतलब क्या है? या जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, इस चीज का मतलब क्या है? देखिए, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं इसका मतलब है कि ये लोग आजाद हो चुके हैं, ये लोग इनको फ्रीडम मिल चुकी है, ये नेशन स्टेट बन चुके हैं। अब जो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में हैं, इसका मतलब क्या है कि ये लोग नेशन स्टेट अभी अभी जस्ट बने ही हैं, या फिर नेशन स्टेट मतलब बनने वाले हैं, कि यहाँ पे स्ट्रगल्स चल रहे हैं, स्ट्रगल्स इस लेवल पे चल रहे हैं कि डेमोक्रेसी कभी भी खत्म हो सकती है। और जो लोग दूर हैं, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे अभी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं, रिवॉल्यूशन चल रहे हैं और डेमोक्रेसी आने में उनको अभी बहुत टाइम लगेगा। चलिए, अच्छा, सॉरी, हमने लैंड पार्ट तो पढ़ लिया पर एयर पार्ट को पढ़ना ही भूल गए। देखिए, यहाँ पे हमने लैंड पार्ट में पढ़ लिया कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी एयर पार्ट में हमें जीसस क्राइस्ट दिखाई दे रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के साथ साथ हमें एंजल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये एंजल्स और जीसस क्राइस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसी दुनिया जो आज़ाद है, जहाँ पे सारी की सारी कंट्रीज आज़ाद हैं, जहाँ पे मोनार्की का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, मोनार्की कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, उसको जीसस क्राइस्ट भी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। चलिए, During 19th century, nationalism emerged as a force which brought sweeping changes in the political and the mental world of the Europe. The end result of these changes was emergence of nation state in the place of multinational dynastic empire. The concept of modern state which a centralized power exercise sovereign control and clearly over a defined territory. अच्छा, देखो यहाँ पे इतना सब कुछ बोल तो दिया है, पर इसका मतलब क्या है? एक चीज बताइए, आप खुद सोचिए ये चीज कि मोनार्की से हम डायरेक्ट नेशन स्टेट बन गए क्या?
जो हम फ्रांस की बात करते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, वो सब भी मोनार्की से डायरेक्ट नेशन स्टेट बन गए क्या? नहीं बने हैं। देखिए इंडिया की भी बात की जाए तो इंडिया पे पहले राजा शासन हुआ करता था, राजाओं ने रूल किया हम पे, मुगलों ने रूल किया, मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स आ गए थे, अल्टीमेटली डिक्टेटरशिप थी। पर हम लोग डायरेक्टली नेशन स्टेट बने क्या? डायरेक्टली डेमोक्रेसी बने क्या? नहीं। फ्रांस में भी क्या हुआ है, पहले मोनार्की थी, मोनार्की के बाद क्या होता है, बीच का कुछ पार्ट आता है। ये जो बीच का कुछ पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न स्टेट। अभी मॉडर्न स्टेट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसका एग्जांपल हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, राजा शासन हमने खत्म नहीं किया है, पर राजा की पावर्स को घटा दिया और लोगों को हमने पॉलिटिकल राइट्स दे दिए, उन लोगों को थोड़े बहुत राइट्स दे दिए हैं। पर यहाँ पे फुल्ली डेमोक्रेटिक है क्या कंट्री? नहीं है। तो ये क्या है? बीच का कुछ पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडर्न स्टेट। एंड देन मॉडर्न स्टेट के बाद ही क्या आती है? कंप्लीट डेमोक्रेसी, या इसको हम क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण फ्रांस में और यूरोप में जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है वो फैली कैसे, और उस नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के कारण फ्रांस नेशन स्टेट बना कैसे, लोगों के मन में वो आइडिया आया कैसे कि हमें नेशन स्टेट बनना है या हमें डेमोक्रेसी बनना है। चलिए पढ़ते हैं। The first clear expression of nationalism came with the फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, हम सभी ने क्लास 9th में पढ़ा था ये सब। अच्छा, तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था इसको एक मार्क की तरह देखा जाता है कि नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी का स्प्रेड यहीं से हुआ है, और ये सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है जिसने फ्रांस को डेमोक्रेसी की तरफ भेजा है। फ्रांस डेमोक्रेसी क्यों बन पाए? इस मूवमेंट के कारण। ऐसी बात नहीं है कि आज ये मूवमेंट हुआ और कल फ्रांस डेमोक्रेसी बन गया, नहीं। इसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए, पर इवेंट्स को स्टार्ट किसने किया? ये हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। अच्छा, कोई भी रेवोल्यूशन होता है, कोई भी चीज़ होती है, उससे वो किसके कारण होता है? एक आइडियोलॉजी के कारण होता है। लोगों के मन में आइडियोलॉजी होगी कि नहीं यार, अब आइडियोलॉजी किसी भी तरीके की हो सकती है कि मतलब यार मैं तुम पे रूल कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, तुम्हें एक फीलिंग आएगी कि नहीं यार ये आदमी हमसे ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, ये आदमी हमसे ज़बरदस्ती काम करवाता है और उसके पैसे भी नहीं देता है, या फिर ये हमें वोट करने नहीं दे रहा है, या फिर ये हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ये अपने हिसाब से हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो ये तुम्हारे मन में एक आइडियोलॉजी बैठ गई ना कि नहीं यार मुझे इससे आज़ादी चाहिए, यार ये इंसान ऐसा करता तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही फ्रांस के लोगों में भी आइडियोलॉजी बैठ गई। पर दिक्कत क्या थी कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो पहले इतना इजी नहीं था। मतलब फ्रांस बहुत बड़ा एम्पायर था, और बहुत बड़े एम्पायर होने के साथ साथ फ्रांस में अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते थे। अब उन अलग अलग डाइवर्सिटी के लोगों को एक साथ लाना, जब लोग अपने अपने में ही लगे हैं, एक दूसरे से लड़ने भिड़ने में लगे हैं, तो जो मेन प्रॉब्लम है उसको कैसे खत्म करेंगे? जब साथ आएंगे तभी तो मेन प्रॉब्लम को खत्म कर पाएंगे ना। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने फ्रांस के लोगों को साथ लाने के लिए क्या किया है? एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या किया है? ठीक है, जब लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी, लोगों की एक सेम आइडियोलॉजी होगी कि नहीं हमें इस बंदे को हटाना है, हमें राजा शासन खत्म करना है, तभी तो वो रिवोल्ट कर पाएंगे ना। जब कलेक्टिव आइडेंटिटी ही नहीं है तो काय का रिवॉल्यूशन? तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हैं उनने क्या किया? बहुत सारी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने इन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने एक आइडिया को स्प्रेड किया जिसका नाम क्या था? ला पेत्रिये ले सितियोन। अच्छा, ला पेत्रिये ले सितियोन का मतलब क्या है? ला पेत्रिये मतलब द फादरलैंड, ले सितियोन मतलब द सिटीजन्स। अच्छा, फ्रांस हमारा फादरलैंड है और हम सभी इसके सिटीजन्स हैं। मतलब किसी की जागीर नहीं है कि नहीं यहाँ पे ये राजा ही रूल करेगा और हम इस राजा के अंडर में, नहीं, ये फ्रांस हमारी जमीन है और हम इसके सिटीजन है। ये किसी दूसरे राजा की जमीन नहीं है, हमारी जमीन है।
जैसे हमारा इंडिया क्या है, हमारा मदरलैंड है, ऐसे इनने क्या बोला, फ्रांस हमारा क्या है, फादरलैंड है। अब इसी के साथ साथ अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज इंट्रोड्यूस, ठीक है, नया फ्रेंच फ्लैग बनाया। अब जो पहले एस्टेट जनरल हुआ करता था, एस्टेट जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मार्टर्स वर कमरमरेटेड। अच्छा, नेशनल असेंबली का नाम चेंज, एस्टेट जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया इनने, नेशनल असेंबली कर दिया। नए नए गाने गाए गए, ओथ, नई नई ओथ ली गई, मतलब वादे किए गए कि नहीं हमें हमारे देश को आज़ाद करवाना ही है, और अलग अलग टाइप की ओथ्स ली गई। अच्छा देखो, जो मार्टर्स हैं उनकी उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनकी समाधियां बनाई गई। देखो लोगों के मन में आइडियोलॉजी फैलेगी ना कि यार नहीं, ये बंदा लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया, इसकी डेथ हो गई, तो लोगों के मन में एक मोटिवेशन आएगी, एक इंस्पिरेशन आएगी, नहीं ये हमारा बंदा है, ये हमारे देश का सोल्जर है, और ये हमारे देश को बचाने के लिए लड़ गया, हमारे देश को बचाने के लिए शहीद हो गया, हम क्या कर रहे हैं, हमें भी आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए इस चीज में, ठीक है। और क्या किया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वाज पुट एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, जो सारे के सारे सिटीजन्स हैं सबके लिए लॉ क्या होगा, एक ही होगा, यूनिफॉर्म लॉज होंगे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। इसका मतलब क्या है कि फ्रांस बहुत बड़ा एम्पायर था, फ्रांस में एक जगह से दूसरी जगह जाते ही जो मेजरमेंट्स हैं, जो वेट की यूनिट्स हैं, वो भी चेंज हो जाती थी। यहाँ पे 1 किलो कुछ और है, 1 किलो में यहाँ पे 1000 ग्राम है, यहाँ दूसरी स्टेट में पहुंचे आप तो वहाँ पे 1 किलो में 1200 ग्राम है, 1300 ग्राम है, 1400 ग्राम है, ठीक है। तो जो ये अलग अलग यूनिट्स थी उनको एक किया। अब देखो अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ है फ्रांस, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कल्चर्स में बटा हुआ है फ्रांस, तो लोगों की बोली भी अलग होगी, रीजनल डायलेक्ट्स भी अलग होंगी। अगर सब एक ही भाषा बोलेंगे तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनेगी ना, कि नहीं चलो ठीक है, मैं ये भाषा बोलता हूँ तो ये इंसान भी मेरी भाषा ही बोलता है। जैसे अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाके रहते हो तो जैसे मान लो मैं गुजरात शिफ्ट हो जाता हूँ एमपी से, तो गुजरात में सभी लोग अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे, गुजराती में बात करेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील होगा। पर गुजरात में सभी लोग हिंदी में बात करते हैं या तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं नहीं कि चलो ठीक है, मैं अपने लोगों के बीच में हूँ। तो ये सब चीज़ों से टैकल करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, कॉमन लैंग्वेज बना दिया, सभी लोग फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलेंगे। देखो जब ये सब रेवोल्यूशन जब फैले थे और रेवोल्यूशन की जो आइडियोलॉजीज थी जब फैल रही थी, तो जो स्टूडेंट्स थे, जो अलग अलग लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने अपने क्लब्स बनाना शुरू किए। देखो जैकोबिन क्लब सिर्फ फ्रांस में ही नहीं था, ऑल ओवर यूरोप में था। जो लोग रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जो रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते थे, वो सब अपने अपने हिसाब से क्लब्स खोलने लगे, जिनका नाम क्या था, जैकोबिन क्लब। अच्छा, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France। अच्छा देखो नेपोलियन जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया, आज़ादी मिल गई फ्रांस को, तब फ्रांस पे कौन टेक ओवर करता है, नेपोलियन टेक ओवर करता है। नेपोलियन को क्या बोला जाता है, डेस्ट्रॉयर ऑफ द डेमोक्रेसी, है नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी। अच्छा ये लाइन क्यों बोली जाती है, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए क्योंकि नेपोलियन ने लोगों से वोटिंग राइट छीन लिया था। लोगों को वोटिंग राइट ही नहीं था, लोगों को अधिकार ही नहीं था अपना लीडर चुनने का। एक इस पे एक स्टोरी है, नेपोलियन आया कैसे था, नेपोलियन रूलर कैसे बना था इनका। नेपोलियन ने एक फेक सर्वे करवाया था। नेपोलियन ने पूरी पॉपुलेशन से क्या बोला कि भाई हमने एक सर्वे करवाया है जिसमें 99.99% लोग नेपोलियन को रूलर बनते देखना चाहते हैं, जबकि सर्वे झूठ था, जिसमें आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ने तो पार्ट ही नहीं किया, और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें से भी सिर्फ 40 या 50% लोग ही सिर्फ नेपोलियन को रूलर देखना चाहते थे, बाकी लोग नहीं देखना चाहते थे, कहते कि नहीं तुम नहीं बनोगे रूलर।
पर नेपोलियन ने अपने मन से ही वो सर्वे करा लिया, अपने मन से ही कह दिया कि नहीं, हमें तो इतने वोट मिले हैं, अब हम रूलर बनेंगे। तो नेपोलियन रूलर बनता है और ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, वोटिंग राइट छीन लेता है। पर ऐसी बात नहीं है कि नेपोलियन पूरा ही बुरा था। नेपोलियन के आते ही जो सिस्टम है वो और ज्यादा रैशनल और एफिशिएंट हो गया। क्यों, चलिए देखते हैं। नेपोलियन ने क्या किया था, 1804 में एक सिविल कोड लॉन्च किया था, जिसको हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड। अब नेपोलियनिक कोड के की पॉइंट्स क्या थे? नेपोलियन ने क्या किया, बर्थ के बेसिस पे जितने भी प्रिविलेजेस मिलते थे, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, वो सब चीजें हटा दी। नेपोलियन ने क्या बोला, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। नेपोलियन एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि अगर एक अमीर आदमी है और एक बहुत ज्यादा गरीब आदमी है, लॉ दोनों के लिए सेम होगा। ऐसी बात नहीं है कि अमीर आदमी की गलतियां माफ कर दी जाएंगी और सजा सिर्फ गरीब को मिलेगी, नहीं, लॉ सबके लिए बराबर है। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। इससे पहले होता क्या था, जो गरीब लोग हैं, जो पीजेंट क्लास है, उन लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने का हक नहीं था। प्रॉपर्टी कौन खरीद सकता था? जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो बहुत ज्यादा वेल्दी लोग हैं, अल्टीमेटली एरिस्टोक्रेट्स, जो नोबल्स हैं या क्लर्जी क्लास के लोग हैं, सिर्फ वही प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। नेपोलियन ने क्या बोला, सब खरीदो, जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है। This code was exported to regions under France, in Dutch and Switzerland, Italy. Napoleon simplified the administrative unit. देखिए, अब इससे पहले क्या होता था, राजा किंगडम्स को जीत तो लेते थे, पर उन पे रूल इतने ढंग से नहीं करते थे। राजा जहां रहता था, सिर्फ राजा वहीं अच्छे से रूल करता था, बाकी किंगडम्स ऐसे ही सड़ेंगे। वहां पे राजा ने क्या किया, अपना मंत्री बैठा दिया, मंत्री अपने हिसाब से रूल करेगा। नेपोलियन ने क्या किया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट स्टार्ट की। इसका मतलब क्या है, नेपोलियन ने अपने आदमियों को तो बैठा दिया कि चलो ठीक है, मैं ये किंगडम को जीता हूं, तुम यहाँ पे रहोगे, यहाँ के रूलर तुम रहोगे, मैं ये किंगडम जीता हूं, यहाँ के रूलर तुम रहोगे। पर अल्टीमेटली नियम किसके चलेंगे, मेरे चलेंगे। मैं जो लॉ बनाऊंगा वही सारे के सारे स्टेट्स में लागू होगा, सबके लिए लॉ एक ही होगा। और तुम रिपोर्ट किसको करोगे, मुझे करोगे। अपनी मर्जी चला सकते हो क्या, नहीं। Abolished feudal system and freed the peasants from serfdom and manorial dues। जो फ्यूडल सिस्टम है उसको खत्म कर दिया और जो पीजेंट्स हैं उनको सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से आज़ाद करवा दिया। इसका मतलब क्या है, जो पीजेंट्स हैं, इससे पहले उनको ज़बरदस्ती, जो नोबल्स हैं और जो क्लर्जी क्लास के लोग हैं, उनको टैक्सेस देने पड़ते थे फालतू के, और उनकी ज़मीन पे काम करना पड़ता था। उस सब चीज़ों से जो पीजेंट्स हैं उनको आज़ाद करवा दिया। चलो, guild system were in towns, guild restrictions were removed, transport and communication systems were improved, peasants, artisan workers, पीजेंट्स, आर्टिशन वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन। देखो, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको और अच्छा और इम्प्रूव कर दिया, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, जो सामान है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक ट्रैवल कर सके, जिससे मार्केट फ्लरिश करेगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखो, अभी यहाँ तक पढ़ के हमें ऐसा लगने लगा है कि नेपोलियन भाई तो बहुत अच्छा है, पर इससे पहले इन लोगों ने बोल दिया, उसको टैग ही दे दिया ना, डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब नेपोलियन इतना अच्छा था क्या सच में? नहीं। देखो, नेपोलियन की इमेज कैसी बन गई थी कि नेपोलियन जहां भी जाएगा वहां पे खुशियां लाएगा, वहां के लोगों को खुश कर देगा, जो राजा है उससे आज़ाद करवा देगा। नो डाउट नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत अच्छे काम किए थे। अब जो चीज़ फ्रांस में हो रही है वो सिर्फ फ्रांस तक नहीं रहेगी, वो बाकी स्टेट्स में भी फैलेगी, आसपास की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें भी फैलेगी। तो यूरोपियन कंट्रीज क्या चाहती थी कि नेपोलियन हमारे पास आए, हम पे हमला करे, हमारे राजा को हटाए और हमें भी फ्रांस का हिस्सा बना ले। ठीक है, इसलिए फ्रेंच आर्मी को क्या बोला जाता है? हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। मतलब ये हमारी कंट्री में आज़ादी लाएंगे। पर जो इनिशियल एंथुजियाज्म था, जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जोश था कंट्रीज का कि नहीं नेपोलियन आओ, हम पे रूल करो,
हमें मतलब हमारे राजा को हराओ। देखो होता क्या था, जहां भी नेपोलियन हमला करने जाता था, नेपोलियन का और उसकी आर्मी का फूल मालाओं के साथ अच्छे से एकदम स्वागत किया जाता था कि चलो अब हमारे अच्छे दिन आ गए। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि मित्रों अच्छे दिन आएंगे, वैसे ही नेपोलियन को लेके लोगों की आइडियोलॉजी क्या बन गई कि ये आएगा तो अच्छे दिन आएंगे। पर होता क्या है, जब जो स्टार्टिंग में जोश था वो बाद में ठंडा पड़ने लगता है। क्यों? नेपोलियन ने क्या किया था? टैक्सेस बढ़ा दिए थे। दूसरा, सेंसरशिप। अब सेंसरशिप क्या है कि नेपोलियन के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, जो नेपोलियन कहेगा सिर्फ वही बोलोगे, वही प्रिंट में तुम छापोगे। अगर हमारे खिलाफ कुछ बोला तो तुम्हें जेल में डलवा देंगे या एग्जीक्यूट करवा देंगे। Forced conscription into French army required to conquer the rest of the Europe। अब नेपोलियन की आदत क्या थी? एक जगह बैठेगा नहीं। देखो आदमी, इंसान की नीयत खराब होती है, थोड़ा बहुत मिलता है तो उसको लगता है कि नहीं यार इतने में काम नहीं चलेगा, थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और मिल जाता। तो ऐसे ही नेपोलियन भाई थे कि नहीं यार इतने से किंगडम में क्या होगा, थोड़ा सा और यूरोप जीत लेते, पूरा यूरोप जीत लेते, तब थोड़ी शांति मिलती। तो इस सब चीज़ों के चक्कर में क्या करता था वो, उसको आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आर्मी में जो फ्रेंच लोग हैं उनको ज़बरदस्ती भर्ती करवाता था। जिनकी मर्जी भी नहीं है उनको भी ज़बरदस्ती भर्ती होना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें थी जिसके कारण नेपोलियन को बुरा देखा जाता है।